हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर्स के बारे में। एंट्रीज ऑन इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स के टाइम पे कौन कौन सी एंट्रीज हमें करनी होती है। फर्स्ट एंट्री ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन मनी। जब कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव करती है तो उस टाइम पे जर्नल एंट्री की जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और नरेशन में लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन जितने भी शेयर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 10,000 शेयर्स इशू किए एट द रेट ऑफ ₹10 पर शेयर, जितने भी रुपीज़ का फेस वैल्यू है वो, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके जो अमाउंट आ जाएगा वो 1,00,000 आ जाएगा एप्लीकेशन मनी का। नेक्स्ट है एंट्रीज ऑन अलॉटमेंट। जब इन शेयर्स को परमिशन दी जाती है कि ये लोग अपने आपके कंपनी के इन शेयर्स को परचेज कर सकते हैं तो उस टाइम पे जर्नल एंट्री की जाती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि एप्लीकेशन मनी जितने भी आपके अलॉटेड शेयर्स हैं उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा शेयर कैपिटल में। कई बार ऐसा होता है कि जो डायरेक्टर्स हैं वो शेयर्स को अलॉट नहीं करते हैं, तो जिन शेयर्स की अलॉटमेंट नहीं की जाती उन शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मनी को रिटर्न कर दिया जाता है। तो उसके लिए जर्नल एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक एप्लीकेशन मनी रिटर्न ऑन अनअलॉटेड शेयर्स। तो जितने भी आपके अनअलॉटेड शेयर्स हैं उस पर एप्लीकेशन मनी को रिटर्न कर दिया जाता है। इसके बाद हम अलॉटमेंट अमाउंट को ड्यू करने की एंट्री करते हैं। जैसे ही एप्लीकेंट्स को परमिशन मिलती है कि उनके शेयर्स अलॉट कर दिए गए हैं तो उनको एक अलॉटमेंट लेटर इशू किया जाता है जिसमें मेंशन होता है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो उन्हें इशू किए गए हैं, अलॉटेड किए गए हैं। और जैसे ही उन्हें अलॉटमेंट लेटर इशू किया जाता है तो अलॉटमेंट अमाउंट जो है वो ड्यू हो जाता है। तो इसकी जर्नल एंट्री रहेगी अलॉटमेंट अकाउंट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद जब शेयर अलॉटमेंट अमाउंट मिलता है, रिसीव होता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंट्री की जाती है। नेक्स्ट एंट्रीज ऑन फर्स्ट कॉल। इसी तरीके से फर्स्ट कॉल को ड्यू किया जाता है, तो फर्स्ट कॉल को ड्यू करते टाइम जर्नल एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देन फर्स्ट कॉल की रिसीविंग की जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। जब शेयर होल्डर्स को सेकंड कॉल ड्यू की जाती है उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है कि सेकंड कॉल पे कर दीजिए, तो उस टाइम पे सेकंड कॉल ड्यू करने की एंट्री होती है शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देन जब सेकंड कॉल की रिसीविंग की जाती है तो जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। अब है इशू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम। जब कंपनी शेयर को उसके फेस वैल्यू से ज़्यादा रेट के ऊपर इशू करती है तो इसे कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ₹10 का शेयर है और आप उसको ₹12 में इशू कर रहे हो तो इसको इशू एट प्रीमियम बोलेंगे। द प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज़ अ कैपिटल प्रॉफिट। ये रिवेन्यू प्रॉफिट नहीं होता है, इसीलिए इसको सेपरेटली एक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है जिसका नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, जिसको सेपरेटली बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंदर शो किया जाता है। अंडर सेक्शन 52(2) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग सिक्योरिटी प्रीमियम को सिर्फ इन पर्पजेज़ के लिए यूज़ किया जाता है। फर्स्ट पर्पज़ है इन राइटिंग ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। कंपनी के प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस जो आप कमीशन पे कर रहे हैं या फिर डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं आपने इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ के टाइम पे, या फिर डिबेंचर्स को इशू करते टाइम आपने कुछ डिस्काउंट अलाउ किया है, तो उसको राइट ऑफ करने में आपको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को यूज़ करना है। फॉर इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के शेयर होल्डर्स को अगर आप फुल्ली पेड अप शेयर्स इशू कर रहे हैं बोनस शेयर्स, तो उसमें भी आप इस अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप रिडम्पशन के टाइम पे उनको प्रीमियम पे कर रहे हैं तो वहाँ उस टाइम पे भी इसको यूज़ किया जा सकता है। देन अगर आप अपने ही शेयर्स को बाय बैक कर रहे हैं तो भी आप इस अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं। एंट्रीज ऑन इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। अगर आप शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करते हैं तो उस टाइम पे क्या जर्नल एंट्रीज रहेंगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये जर्नल एंट्री सेम रहेगी जैसे पार पे थी। सेकेंड एंट्री होगी एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अगर आपने एप्लीकेशन मनी के साथ ही प्रीमियम अमाउंट को मंगवाया है तो यहाँ पे साथ में टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। अगर जो प्रीमियम का अमाउंट है वो आपको अलॉटमेंट मनी के साथ मिल रहा है तो जब आप अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे उस टाइम पे आप जर्नल एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। और जब अलॉटमेंट की रिसीविंग होगी तो उस टाइम पे सेम एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश।
तो ये ज़रूरी नहीं है कि कंपनी शेयर्स को कैश में ही इशू करे। कंपनी अगर कोई एसेट परचेज कर रही है या फिर कोई अंडरराइटिंग कमीशन पे करना है या कॉरपोरेशन कॉस्ट पे करनी है तो उसके लिए भी इशू कर सकती है शेयर्स को। तो यहाँ पे कंसिडरेशन अदर देन कैश की जनरल एंट्रीज हम पढ़ेंगे। सबसे पहली जनरल एंट्री है इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। अगर आप प्रमोटर्स को शेयर्स इशू कर रहे हो यानी कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट जो प्रमोटर्स को पे करनी है हमें, उसकी पेमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए फर्स्ट जनरल एंट्री होगी इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट। देन ये जो अमाउंट पेबल है इसको हम पे करेंगे शेयर कैपिटल के थ्रू, शेयर्स के थ्रू, तो प्रमोटर्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे नरेशन में लिखेंगे कि आपने प्रमोटर को कितने शेयर्स दिए हैं और किस रेट पे दिए हैं। नेक्स्ट है इशू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर। अगर आपने अपनी कंपनी के शेयर्स को अंडरराइट करवाया है, अंडरराइटिंग का मतलब होता है कि आप अपने कंपनी के शेयर्स को किसी अंडरराइटर को दे रहे हो और वो आपके बिहाफ पे उन शेयर्स को सेल करेगा, तो यहाँ पे अंडरराइटिंग कमीशन पे की जाती है अंडरराइटर को, तो उसके लिए जनरल एंट्री होगी अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर कि आप उस अमाउंट को ड्यू कर रहे हैं। देन इस अमाउंट की पेमेंट के लिए आप शेयर्स इशू कर रहे हैं, अंडरराइटर को शेयर दे रहे हैं, तो अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे भी आप कितने शेयर्स अंडरराइटर को दे रहे हैं वो शेयर्स का अमाउंट लिखा जाएगा और रेट लिखा जाएगा कि कितने रुपए के आपने शेयर्स जो है वो अंडरराइटर को दिए हैं। नेक्स्ट है इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर्स ऑन द परचेज ऑफ एसेट्स और बिजनेस। अगर आप किसी वेंडर से एसेट परचेज कर रहे हैं कोई भी, या फिर किसी बिजनेस को आपने परचेज किया है, तो उसमें जनरल एंट्री, पहली जनरल एंट्री होगी आपकी जितने भी एसेट्स आपकी हैं वो डेबिट हो जाएंगी, जितनी भी लायबिलिटीज़ आपकी हैं वो आप क्रेडिट कर दोगे टू वेंडर अकाउंट। वेंडर अकाउंट में जितने भी आपका परचेज कंसिडरेशन है वो परचेज कंसिडरेशन आपका यहाँ पे वेंडर के अकाउंट में आ जाएगा। परचेज कंसिडरेशन का मतलब है कि कितना अमाउंट आपने वेंडर को पे करना है उस बिजनेस के लिए या उस एसेट के लिए। और यहाँ पे अगर आपकी डेबिट साइड कम है और क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो उस केस में गुडविल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे एज अ बैलेंसिंग फिगर। जब परचेज कंसिडरेशन आपका कम है नेट एसेट से, यानी कि डेबिट साइड अगर आपका ज़्यादा है, तो आप क्रेडिट में कैपिटल रिजर्व अकाउंट एज अ बैलेंसिंग फिगर ले लेंगे। तो आपकी जनरल एंट्री बन जाएगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज़ अकाउंट टू वेंडर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व। इसके बाद उस एसेट की या फिर उस बिजनेस की पेमेंट को ड्यू कर देंगे, हम शेयर कैपिटल देंगे पेमेंट के तौर पे। तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट अगर आपने वेंडर को शेयर्स दिए एट पार, और इसमें भी आप ब्रैकेट में लिखेंगे कि कितने शेयर्स आप उसको दे रहे हो एट द रेट ऑफ कितने रुपीज़ आपने उनको शेयर्स को दिया है। व्हेन शेयर्स आर इशूड टू वेंडर एट अ प्रीमियम, अगर आपने वेंडर को शेयर्स दिए एट अ प्रीमियम तो उस केस में भी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यहाँ पे साथ में क्रेडिट हो जाएगा। और इस केस में भी आप यहाँ पे बताओगे कि आपने कितने शेयर्स जो हैं वो उस वेंडर को दिए हैं और किस रेट पे दिए हैं। यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो नंबर ऑफ शेयर्स हमें यहाँ पे नीचे नरेशन में लिखने हैं, ये कैलकुलेट किस तरीके से हमें करने हैं। इसको कैलकुलेट करने का तरीका है नंबर ऑफ शेयर्स अगर हमें कैलकुलेट करने हैं तो इसका मेथड रहेगा जितना भी आपका परचेज कंसिडरेशन है वो डिवाइडेड बाय जिस रेट पे आप उसको वो शेयर्स दे रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने किसी पर्सन को 1 लाख रुपीज़ देने हैं तो ये 1 लाख रुपीज़ आ जाएगा डिवाइडेड बाय रेट। अगर आप उसको 10 रुपीज़ पे दे रहे हैं तो ये आप उसको कितने शेयर्स देंगे, 10,000 शेयर्स आप उसको दे रहे हैं। लेकिन अगर 1 लाख रुपीज़ आपको देने हैं किसी भी वेंडर को एज अ परचेज कंसिडरेशन और आप उसे 20 रुपीज़ में दे रहे हैं, यानी कि 10 रुपीज़ तो शेयर और 10 रुपीज़ मान लो प्रीमियम का हम दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप टोटल 20 रुपीज़ जो है वो मान के चलेंगे। तो आपके जो शेयर्स हैं वो 5,000 शेयर्स आप उसको इशू कर रहे हैं। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक्स लिमिटेड ने फर्नीचर जो है वो परचेज़ किया 3 लाख रुपीज़ का फ्रॉम वाई लिमिटेड। तो जिससे आप परचेज़ करते हैं वो आपका वेंडर होता है। तो यहाँ पे वाई लिमिटेड जो है वो हमारा वेंडर है। इसको हमने 1 लाख रुपीज़ जो है वो पे कर दी एक प्रोमिसरी नोट के थ्रू इन फेवर ऑफ वाई लिमिटेड। बैलेंस वॉज पेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, और बाकी जो अमाउंट आपका बच गया वो आपने इक्विटी शेयर्स इशू करके पे किए। 10 रुपये का एक शेयर आप दे रहे हो और प्रीमियम पे दे रहे हो 25% प्रीमियम। तो 10 रुपये का एक शेयर है तो 10 रुपीज़ का अगर हम परसेंटेज निकालें कितना प्रीमियम बन जाएगा, तो ये आपका 2.5 रुपीज़ का जो है वो प्रीमियम हो गया। तो हमारा जो प्रीमियम बन रहा है वो
फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की थी, 2.5 रुपीज़ का हमारा प्रीमियम बन रहा है, तो इसका मतलब एक हमारे जो शेयर की वैल्यू आ गई वो 12.5 रुपीज़ आ गई। टोटल हमें उसको 3 लाख रुपीज़ देने हैं। 3 लाख रुपीज़ में से 1 लाख रुपीज़ जो है वो आपने इसको एज अ एक प्रॉमिसरी नोट दे दिया है। तो अब कितना अमाउंट बच गया हमारा, 2 लाख रुपीज़ हमें इसको और पे करने। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास 16,000 शेयर्स आ गए। तो अब जर्नल एंट्री करना शुरू करते हैं। हमने फर्नीचर परचेज किया है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड, क्योंकि वाई लिमिटेड हमारा जो वेंडर है, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर हमारी जर्नल एंट्री होनी थी, तो उसको हमने लिख दिया फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वाई। हमने 3 लाख रुपीज़ का फर्नीचर परचेज किया है फ्रॉम वाई लिमिटेड। अब वाई लिमिटेड को हमने एक प्रॉमिसरी नोट दिया है 1 लाख रुपीज़ का पेमेंट के लिए, तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज़ टू बी आर अकाउंट 1 लाख रुपीज़। देन जब हम शेयर कैपिटल देंगे तो शेयर कैपिटल देते टाइम वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो अभी हमें 2 लाख रुपीज़ देने हैं, टोटल हमारे 2 लाख रुपीज़ बच गए थे। तो यहाँ पे 16,000 जो है शेयर्स हमने निकाल लिए। 16,000 पे फेस वैल्यू 16,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो फेस वैल्यू हमारी किस में जाती है, हमेशा शेयर कैपिटल में जाती है। और जो प्रीमियम अमाउंट है वो प्रीमियम अमाउंट आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा, यानी कि 16,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक्स लिमिटेड ने परचेज की है मशीनरी 10 लाख रुपीज़ की फ्रॉम वाई लिमिटेड। तो यहाँ पे वाई लिमिटेड जो है वो हमारा वेंडर है। इसके बाद कंपनी ने पेमेंट किया प्राइस का बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, 10 रुपये का एक शेयर हमने दिया, और ये भी प्रीमियम पे हमने दे रहे हैं 25%। तो मशीनरी परचेज करने की जर्नल एंट्री सबसे पहले कर लेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड अकाउंट, क्योंकि वाई जो है वो हमारा वेंडर है। इसके बाद सेकंड जर्नल एंट्री जो करेंगे वो हम वेंडर को शेयर्स दे रहे हैं, वाई लिमिटेड को शेयर्स इशू कर रहे हैं। तो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमें कितने शेयर्स वाई लिमिटेड को देने हैं। तो परचेज कंसिडरेशन 10 लाख रुपीज़ का था, 10 रुपीज़ जो है वो हमारा शेयर रेट था, और इसमें 25% यानी कि 2.5 जो है वो हमारा प्रीमियम हो गया। तो टोटल रेट ऑफ शेयर जो है वो मेरा 12.5 हो गया। तो इसको यहाँ पे अगर मैं कट करती हूँ तो ये मेरे 80,000 शेयर्स जो हैं वो आ जाते हैं। तो 80,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग हम ये जर्नल एंट्री करेंगे। वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, मुझे वाई को 10 लाख रुपीज़ देने हैं, टू शेयर कैपिटल 80,000, और कितने रुपए पे शेयर दे रहे हैं, 10 रुपीज़ का। तो 8 लाख रुपीज़ फेस वैल्यू जो है वो शेयर कैपिटल में जाती है, ये हमेशा ध्यान रखना, शेयर कैपिटल में हमेशा सिर्फ फेस वैल्यू ही जाती है। देन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 2.5 रुपीज़ का सिक्योरिटी प्रीमियम था, तो 80,000 शेयर्स हमने दिए मल्टीप्लाई बाय 2.5, वो यहाँ इसमें आ जाएगा। कई बार क्वेश्चंस में हमें परचेज कंसिडरेशन नहीं दिया होता, ये बता देता है कि हमने इतने रुपीज़ कैश में दिए और इतने रुपए के शेयर्स दिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ता है, पहले परचेज कंसिडरेशन निकालना पड़ेगा। तो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें एक्स लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ 25 लाख एंड लायबिलिटीज 6 लाख ऑफ वाई लिमिटेड। तो एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड से 25 लाख रुपए की तो एसेट ले ली और 6 लाख रुपए की लायबिलिटीज़ ली हैं। एक्स लिमिटेड ने पेमेंट किया परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर्स। तो इसने 10,000 इक्विटी शेयर्स जो हैं वो इशू किए हैं एट द रेट ऑफ ₹100, यानी कि कितने रुपए के शेयर्स इशू कर दिए, 10 लाख रुपीज़ के, और एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो आपने प्रीमियम पे किया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम का भी अमाउंट इसमें ऐड हो जाएगा। तो 10,000 रुपीज़ पे 10% यानी कि 1 लाख रुपीज़ जो है वो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया, क्योंकि आपके 10 लाख के शेयर्स थे तो 10 लाख का 10% जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम बन गया। देन 11 लाख रुपीज़ आपने एक बैंक ड्राफ्ट भी दिया है, ये बैंक ड्राफ्ट भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो टोटल परचेज कंसिडरेशन यहाँ पे जो आ गया वो 22 लाख रुपीज़ आ गया। तो इसकी जर्नल एंट्रीज क्या हो जाएंगी, जितनी भी एसेट्स हैं वो हमारी डेबिट हो जाती हैं, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, लायबिलिटीज़ को हम क्रेडिट कर देंगे 6 लाख रुपीज़, वाई लिमिटेड का परचेज कंसिडरेशन 22 लाख रुपीज़, ये हमने कैलकुलेट किया है। तो बैलेंसिंग फिगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे अगर हम टोटल करें तो 28 लाख आ रहा है, लेकिन डेबिट में एसेट्स जो है वो सिर्फ 25 लाख की हैं। तो इसका मतलब डेबिट में 3 लाख रुपीज़ का और बैलेंस हमें ऐड करना है, और वो किस अकाउंट के नाम से हम ऐड करते हैं, गुडविल अकाउंट में। देन वाई लिमिटेड को हम पेमेंट करेंगे, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, वाई लिमिटेड को हमें कितनी पेमेंट करनी है, टोटल 22 लाख रुपीज़ की हमें वाई लिमिटेड को पेमेंट करनी है। किस तरीके से हमने पेमेंट किए, इक्विटी शेयर्स हमने दिए, कितने इक्विटी शेयर्स दिए, 10,000 इक्विटी शेयर्स, क्वेश्चन में बताया ही हुआ है कि 10,000 इक्विटी शेयर्स दिए और 100 रुपीज़ का एक है। तो फेस वैल्यू हमारी शेयर कैपिटल में चली जाएगी, शेयर कैपिटल में 10 लाख रुपीज़ चलेगी। सिक्योरिटी प्रीमियम
कितने हैं, 10,000 शेयर्स के ऊपर 1 रुपीज़ का प्रीमियम 10 रुपीज़ का प्रीमियम बन रहा है, क्योंकि 100 का 10% हो गया। तो यहाँ पे 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 1 लाख रुपीज़ का सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। देन टू बैंक, क्योंकि आपने बैंक से कितना अमाउंट पे किया था, यहाँ पे मेंशन था 11 लाख रुपीज़ बैंक ड्राफ्ट से आपने पे किए, तो ये 11 लाख रुपीज़ आपके यहाँ पे आ गए। तो ये टोटल जो है वो आपका 22 लाख रुपीज़ अमाउंट हमने उसको दे दिया वेंडर को। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।